तो हेलो स्टूडेंट्स। तो है ये आईसीएससी क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल वाले चैप्टर का आज है सेकंड पार्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन आज हम लोग का टॉपिक होगा डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, फर्स्ट पार्ट वो ज़रूर जाके देखिए। उसमें मैंने क्रोमैटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम का डिटेल मैंने वो बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया है और उस किस किस चीज़ से मिलके क्रोमैटिन फाइबर्स बनता है मैंने वो बताया है। क्रोमोसोम्स मतलब उसके अंदर को मैंने किस तरह से क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदलता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सब चीज़ मैंने वो डिटेल बता दिया है पार्ट 1 में। वो अगर आपने ज़रूर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए अभी। और आज है सेकेंड पार्ट और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए सबसे पहला क्वेश्चन कि डीएनए आखिर होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, डीएनए आखिर होता क्या है। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा जिन्होंने पार्ट 1 देखा कि डीएनए होता कहाँ है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उसके अंदर होता है डीएनए। मतलब क्रोमैटिन फाइबर जो बना है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के दोनों के मिलने से क्रोमैटिन फाइबर्स बना है। तो डीएनए आखिर है क्या। डीएनए हम जेनेटिक मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, कुछ को छोड़ के, जैसे वायरस या किसी को छोड़ के, एक दो को छोड़ के बाकी जितने दुनिया में जीव जंतु है सबका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में जो गुण लाता है, वो जो होता है जो चीज़ जिस पर वो गुण आता है एक तरह से। मतलब जेनेटिक मटेरियल इज़ समथिंग लाइक व्हीकल, मतलब गाड़ी का काम करता है। गाड़ी में सामान लोड होके जिस तरह से आता है उस तरह से डीएनए में जीन्स होता है, जीन में वही लोड होकर के आता है डीएनए के अंदर। और जीन मतलब कि जैसे अब आपके पेरेंट्स का बाल का कलर ब्राउन है तो आपके बच्चे का भी बाल का कलर ब्राउन होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। और अगर दोनों पेरेंट्स का बाल ब्राउन हो गया तब तो बच्चे का ब्राउन होना ही होना है बाल। और अगर दोनों में से किसी एक का ब्राउन है तो बच्चे 50-50 चांस होता है कि बच्चे का ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। तो वैसे आइज़ का कलर भी होता है। तो ये सब जो बच्चों में जो दिखता है, बच्चे का हाइट, माँ बोलता है ना कि पेरेंट्स लंबे हैं इसलिए बच्चे लंबे हैं, क्यों, ये किसके वजह से होता है, ये जीन्स की वजह से होता है। और जीन्स कहाँ मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद होता है। और डीएनए कहाँ मौजूद होता है, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर मौजूद होता है। और क्रोमैटिन फाइबर कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। और हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलके बना है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपका सेल न्यूक्लियस ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सेकंड चैप्टर ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो डीएनए का आपने सिंपल पहले ये समझ लिया कि डीएनए आखिर होता क्या है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि जो पेरेंट्स से गुण बच्चों तक लाता है वो इसी के थ्रू, इसी में मतलब आता है वो गुण एक जीन के फॉर्म में, GENES, जीन्स के फॉर्म में। तो बस, और फिर अब इसका आगे स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर डीएनए का मैं सिंपल डिफिनेशन अगर आपको एक या दो लाइन में बताऊं तो इसका सिंपल आपको लिखना है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक लाइन हो गया। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो पहले इसे लिख लेते हैं। समझ में आ गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंपली जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों तक जो मतलब वो आया गुण जो आता है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, जिस मतलब ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट्स तक, तो वो किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू। डीएनए के अंदर ही वो कोडेड फॉर्म में होता है, जीन्स के फॉर्म में। वो हम लोग वो 11th का सिलेबस है, 12 का सिलेबस है जेनेटिक्स चैप्टर का। जब उसमें जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे ये कोडेड फॉर्म क्या होता है, एक कोड के टाइप में होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को पता होगा कि कोडिंग क्या होता है, जावा का कोड जो हम लोग करते हैं वो ब्लूजे ये सब मतलब उस पर जो करते हैं कोडिंग पाइथन का, तो उसी तरह से हमारा जीन्स भी होता है, वो एक कोड के फॉर्म में होता है जिसको रीड करता है सेल्स। वो सब आगे आपका हायर स्टडीज़ है। अभी आपको बस इतना जानना है कि डीएनए क्या होता है। वो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल द ऑर्गेनिज्म में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
98% ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है, बचा हुआ कुछ 1-2% जो है उनका आरएनए होता है। तो पहले ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं कि डीएनए आखिर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंपली कि जो हमारे पेरेंट्स से मतलब हेरिडिटी कैरी करके ला रहा है बच्चों तक, मतलब पेरेंट्स से जो गुण बच्चों में आ रहा है। जेनेटिक मटेरियल का भी सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरेंट्स से जो गुण बच्चों में आता है। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि आपको और आसानी हो समझने में। जैसे कि एग्जांपल, आइज़ कलर, आइज़ का कलर माँ बाप में से अगर दोनों का ब्राउन आइज़ है तो बच्चे का 100% चांस है कि ब्राउन आइज़ होगा, और अगर दोनों में से किसी एक का माँ बाप में भी है तो किसी बच्चे में 50-50 चांस होता है कि उसका आँख होने वाले बच्चे का आइज़ कलर ब्राउन होगा। आइज़ कलर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वही मैंने जो अभी बोला वही लिख रहा हूँ। इफ़ बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज़ then their child also get brown eyes color। 100% चांस है, अगर दोनों पेरेंट्स का आँख का कलर ब्राउन है तो 100% चांस है कि बच्चे का आँख का कलर ब्राउन ही होगा। और अगर एक का मतलब है, इफ़ वन पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज देन child have 50% of getting brown eyes। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से जो गुण बच्चों तक आता है वो जेनेटिक मटेरियल वही उसके थ्रू ही आता है। और वो क्या है हमारा डीएनए, मतलब डीएनए के थ्रू ही हमारे बॉडी में सारे गुण आते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो ये आपका डिफिनेशन है। पहले ये एक लाइन क्लियर हुआ कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे मैं लिखूँगा और आगे मैं आपको समझाऊँगा थोड़ा सा और डीएनए के बारे में डिटेल्ड। तो अब हम लोग बात करेंगे डीएनए दिखता कैसा है माइक्रोस्कोप में। तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आप बोलेंगे सर ये डबल स्ट्रैंडेड तो समझ में आ रहा है, मतलब स्ट्रैंड मतलब होता है उसका डंटा, एक तरह से डंटा, दो डंटा। लेकिन ये हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है अब मैं आपको बताता हूँ। आपने मार्केट मेला में या कहीं ज़रूर देखा होगा ये चीज़ जो अब ये स्क्रीन पर आ रही है, ज़रूर देखा होगा ये चीज़ आपने। बस सेम स्ट्रक्चर डीएनए का भी होता है। इसी स्ट्रक्चर को ही कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया आपको डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। आपने फिगर में देख ही लिया होगा, मैंने अभी स्क्रीन पे जो लाया।
ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। देखिए ये डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये वाला, एक स्ट्रैंड ये वाला, ये आपस में ऐसे लपटे हुए होते हैं। तो इस लपटे हुए जो स्ट्रक्चर को कहते हैं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये स्ट्रैंड हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। अब बात करेंगे कि मतलब कि ये डबल स्ट्रैंड होता है तो इसमें आखिर क्या चीज़, उसमें होता क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या होता है डीएनए के अंदर। तो अब बात करेंगे कि डीएनए बना किस चीज़ से होता है, मतलब ये जो इसका ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर और जूम करेंगे हम लोग कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, मतलब कि ये जो डबल स्ट्रैंड जो बना हुआ है ये बना किस किस चीज़ से मिलके बना है ये। तो डीएनए जो मेनली है उसका कंपोनेंट्स जो है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। अब बोलिएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पहले बस इतना पहले आप लिखिए डीएनए इज composed of nucleotide। डीएनए इज composed of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर इकट्ठे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। 3 कंपोनेंट्स, अब वो 3 कंपोनेंट्स क्या है जिसके मिलने से न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसके मिलने से उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और डीएनए किस चीज़ से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड्स के बार बार मिलने से पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, पूरा डीएनए बनता है। समझ में आया। अब मेन जानना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स आर मेनली 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड मेनली जो होता है 3 कंपोनेंट्स के जो मतलब मिलता है उसी को पूरे को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कौन कौन है वो 3 कंपोनेंट, सबसे पहला फॉस्फेट, दूसरा शुगर, जो हम लोग खाते हैं वो वाला शुगर नहीं, ये दूसरा शुगर, ये पेंटोस शुगर है, स्पेशली 5 कार्बन वाला। ये पेंटोस शुगर क्या होता है वो आप लोग पढ़िएगा 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। शुगर, पेंटोस शुगर, तो इसमें फॉस्फेट होता है, पेंटोस होता है। ये पेंटोस C5 लिखा हुआ, C5 मतलब 5 कार्बन वाला जो शुगर होता है उसे पेंटोस शुगर कहते हैं। तो फॉस्फेट, शुगर, और एक तीसरा कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस से मिलके नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर, फॉस्फेट, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और डीएनए हमारा बना है कितना, बार बार न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है हमारा डीएनए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेन तो यही 3 चीज़ है ना, यही 3 चीज़ बार बार मिलते हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, बार बार मिलते 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 एक लंबा सा पूरा चैन टाइप का बनाते हैं। और इस पूरे चैन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। एक फॉस्फेट, एक शुगर और मतलब एक नाइट्रोजनस बेस, ये एक जो एक पूरा ये बनेगा तो इसको कहेंगे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड ऐसे कर करके मिल के पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। अब समझ में आया। तो मेन न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये 3 चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड मेन क्या चीज़ बनता है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, ये 3 चीज़
मिल के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फॉस्फेट, शुगर, शुगर में भी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है उस मेनली वो मतलब 4 ही होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। ये सब आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इसमें आपको एक नोट करने वाली बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपस में सबसे पहले ये जानना है कि कौन किसके साथ मिलता है। तो एडेनिन बाइंड्स विथ थायमीन, बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इस प्रकार कुछ ऐसे मतलब इसका लिखा जाता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का मदद से ये जुड़ता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ये सब है। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का जो काम बीच में कर रहा है वो हाइड्रोजन आके दोनों को बीच में मिला रहा है। समझ में आया आपको? ये एडेनिन हमें थायमीन के साथ ही सिर्फ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से बनता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। यही सबके बार बार रिपीट होने होते करते करते एक बार एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, शुगर, फॉस्फेट मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। दूसरी बार गुआनिन, साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट मिलके एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा बनाया। फिर ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड बन गए। इसके बाद 4, 6, 7, 8, 10 ऐसे करते करते मल्टीपल्स न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बना देंगे? पूरा डीएनए बना दिए। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे उतार लीजिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डीएनए के अंडर में, वो है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन, नाम में ही पता चल रहा है कि प्रोटीन है, मतलब ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ये करता क्या है? ये कहाँ मौजूद होता है? मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, और इस वाले पार्ट के स्टार्टिंग में रिवीजन में मैंने बता दिया। क्रोमैटिन बना होता है 2 चीज़ के मिलने से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए अब तक आपने समझ लिया, पढ़ा दिया। अब आया बारी हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता होगा? क्रोमैटिन में ही होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। काम क्या है वो मेन जानना है। हिस्टोन प्रोटीन बाइंडिंग और पैकेजिंग और कॉइलिंग का काम करता है। मतलब
डीएनए मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ऐसे 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स को ये एक साथ करके उसके ऊपर रैप वो करता है। समझ में आ रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल्स को ये पैक करता है, कंडेंस करता है, टाइट करता है। मतलब कि जैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए होते हैं, हम उसे क्या एक समेट के एक गठरी टाइप का बना के बैग में, या बैग में मान लीजिए बहुत सारे कपड़े को फोल्ड तोड़ करके हम लोग बैग में डाल के पैक करके तब जाते हैं बाहर। तो उसी तरह से डीएनए मॉलिक्यूल्स इधर उधर है, वो सबको एक जगह इकट्ठा करके पैक करके पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड जो बनता है, एकदम कॉम्पैक्ट टाइट डीएनए स्ट्रैंड जो बनता है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही वो पैक रह पाता है। वो टाइट से पैक, वो धागे का काम जो करता है वो हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो इसका काम मेनली क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन it is a type of protein which help in coiling and packaging coiling and packaging coiling and packing of DNA molecule। जैसे 8 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डीएनए मॉलिक्यूल से मान लीजिए इधर उधर अभी है। अब ये थोड़ा अलग अलग है। अब इस सब को एक जगह पर करके 8 मॉलिक्यूल ऐसे करके इसको ये जो बांधा ऊपर से ऐसे करके, ये जो बांधा ऊपर से एक थ्रेड की तरह जो डीएनए मॉलिक्यूल 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स को, ये 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स के यूनिट को ही बांधता है। एक बार में 8 मॉलिक्यूल से सिर्फ एक बार में बंधाते हैं, 8 कर करके पूरा एक बड़ा डीएनए को ये इस तरह से मतलब कॉम्पैक्ट करके रखता है। तो एक बार में ये जो 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है पैक्ड हो गए, पैक्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो इसको पैक किया, पैक करने का जो काम किया, तो यही इसका मेन फंक्शन है हिस्टोन प्रोटीन का। अब ये जो पैक किया, पहले ये 8 मॉलिक्यूल्स खुले खुले थे, अब इसे पैक कर दिया, तो अब इसे क्या कहेंगे? 8 पैक्ड, ये जो अब 8 पीस पैक्ड वाले मॉलिक्यूल्स हो गए, 8 मॉलिक्यूल डीएनए के जो अब पैक हो गए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, तो अब इसे क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे न्यूक्लियोसोम। इस 8 यूनिट के पैक हुए हुए डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो हिस्टोन प्रोटीन पैक करता है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैक्ड यूनिट ऑफ 8 डीएनए molecules with the help of histone protein। उसे ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। पैक्ड यूनिट ऑफ 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। अब आपको क्लियर होता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है। जैसे ये रहा आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स 8 पीस खुला हुआ, मान लीजिए कहीं पर ऐसे है अभी बिखरा हुआ,
इस सब को पैक्ड करने का जो काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैक्ड जो किया, ऊपर से ये धागे टाइप का ये भी मतलब ऐसे करते हुए जाता है। तो ये एक यूनिट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे पूरे इस यूनिट को। न्यूक्लियोसोम कहेंगे इसी को पूरे को। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं तक आपका अब आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक था। आज डीएनए, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस टाइप्स कितने होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा, हिस्टोन प्रोटीन का काम पढ़ा कि उसका क्या काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, जिसमें हम लोग माइटोसिस मियोसिस को डिटेल मतलब एकदम ब्रीफली उसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा।